हाँ, तो बात ऐसी है कि मैं आपसे ये क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। वो बातें ऐसी हैं कि क्योंकि अब अपनी क्लास बहुत डिस्टर्ब रहेंगी, तो अपन क्या करें। तो अब मैंने एक नई स्टाइल में इस फिजिक्स को कवर करने के बारे में डिसाइड किया है। वो स्टाइल ऐसी है कि अब मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को कवर करता हुआ चलूंगा और उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं डेरिवेशन को, उन्हीं डेफिनेशन को कवर करता हुआ चलूंगा जो डेफिनेशन अपने एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो अपने राजस्थान बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मतलब इंपॉर्टेंट मतलब ये नहीं मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट ही कवर करूंगा, इंपॉर्टेंट के साथ के इधर उधर के जो चीज़ें हैं ना, हम सारी कवर करते हुए चलेंगे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ टॉपिक्स कवर नहीं हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना। टॉपिक्स अपन सारे कवर कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो सारे कवर कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नहीं पूछे जाते, वो हो सकता है कि हम थोड़े से स्किप कर दें या ऊपर ऊपर से लेके चलें। तो ये स्टाइल मैं कहता हूँ पढ़ाने की, इस स्टाइल को मैंने नाम दिया है SNN, शॉर्ट नोट्स स्टाइल। मतलब हम ना सिर्फ नोट्स को शॉर्ट रखेंगे, बल्कि हमारे क्लास के वीडियोस और हम जो क्लास में डिस्कस करेंगे, जब भी हमारी एक्चुअल क्लास लगेंगी और जब तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, तब तक हम इसको शॉर्ट में ही रखेंगे। समझ में आ गया? ओके, अब आते हैं दूसरी बात। अगर आपने राजस्थान बोर्ड की कोई बुक परचेज कर रखी है ऑलरेडी, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखा दिया, तो उसमें आप देखेंगे आपको मिलेंगे 17 चैप्टर। समझ में आ रहा है? और अगर आपके पास CBSE की बुक है, NCERT वाली, ये, तो आपको उसमें 17 चैप्टर नहीं मिलेंगे। तो अपने राजस्थान बोर्ड में टोटल सिलेबस 10 यूनिट में डिवाइड है, जिसमें पहली यूनिट सबसे बड़ी है अपनी। अगर आप राजस्थान बोर्ड की कोई बुक फॉलो कर रहे हो, तो उसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, अगर आपकी राजस्थान बोर्ड संजीव पब्लिकेशन या वो जो दूसरी है स्टूडेंट एडवाइजर, अगर आप वो फॉलो कर रहे हो, तो पहले 4 चैप्टर मिलाकर अपना बनता है पहली यूनिट। ठीक है? और इस यूनिट के नंबर हैं 7 आउट ऑफ 56। अपना मेन जो पेपर है वो 56 नंबर का आता है, और उसमें से 7 नंबर का अपनी पहली यूनिट है। इस पहली यूनिट में 4 चैप्टर आते हैं, अगर आप राजस्थान बोर्ड की कोई बुक पढ़ रहे हो तो। और अगर आप CBSE बोर्ड की कोई बुक पढ़ रहे हो, जैसे कि NCERT की बुक जो मैंने आपको कहा था, अगर आप NCERT की बुक फॉलो कर रहे हो, तो उसमें पहले के 2 चैप्टर मिला के आपके बनाते हैं पहली यूनिट। समझ में आया? राजस्थान बोर्ड में पहले 4 चैप्टर में यूनिट 1 है, NCERT की बुक में पहले के 2 चैप्टर में यूनिट 1 है। सिलेबस दोनों ने लगभग सेम कवर कर रखा है, बस डिवाइड कर रखा है, और कोई बात नहीं है। इसकी वेटेज है 7 मार्क्स। इस 7 मार्क्स में यूजुअली लगभग हर साल 1 नंबर का 1 सवाल आता है, 2 नंबर का 1 सवाल आता है, और 4 नंबर का 1 सवाल आता है। समझ में आया? अब इससे पहले कि अपन अपने शॉर्ट नोट्स में और प्रॉपर राजस्थान बोर्ड की स्टाइल में आए, ठीक है, प्रॉपर राजस्थान बोर्ड पे आएं और उसको फॉलो करना स्टार्ट करें, मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूँगा। वो ये कि क्योंकि ये पहले 4 चैप्टर और इसके बाद के 6 चैप्टर, जिसमें मैग्नेटिज्म में आ जाएगा, करंट आएगी, सब आएगा, उन सब में हमको एक थोड़ा बहुत बेसिक फंडामेंटल मैथ्स की, वेक्टर मैथमेटिक्स की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बारे में अभी टेंशन मत लो, उसके वीडियोज़ अलग से आएंगे। मैं अभी उस क्लास को इस क्लास के साथ डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, क्योंकि पहले एक क्लास डिस्टर्ब चल रही है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इससे पहले कि हम राजस्थान बोर्ड पे पूरी तरह से फोकस हो जाएं, जो पहले 10 चैप्टर का जो बेस है, जो फाउंडेशन है, मतलब चार्ज का कंसेप्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब की अगर अपन बात करें, तो उनके लिए जो अपना बेस जरूरी है ना, आज मैं वो बेस कवर कर रहा हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम सडनली उठा के डायरेक्टली मैंने आपको नई नई बातें बोलनी चालू कर दी, ये पोटेंशियल है, ये कैपेसिटेंस है, और ये वो, फिर आप डर जाओ। समझ में आ रहा है? तो अब अपन ये करते हैं। इसमें हालांकि अपने सिलेबस में है, पर आज तक राजस्थान बोर्ड में पूछा नहीं है, लेकिन ये चीज़ें अगर अपन देख लेंगे तो इसका फायदा ये होगा कि हमको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। मैंने इसको रटाने के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इसको सिर्फ एक कंसेप्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, समझ में आया? स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हम पहला टॉपिक है वो समझने की कोशिश करेंगे, और वो टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ चार्ज। अब बात आई कि ये चार्ज का कंसेप्ट है क्या, कैसे समझा जाता है।
तो चार्ज के कंसेप्ट को समझने के लिए पहले हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में जाएंगे, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, बस ब्रीफ। उस हिस्ट्री में क्या है कि ये बात है आई गेस 1678, हाँ 1678 में न्यूटन सर ने ग्रेविटेशन फोर्स की डिस्कवरी कर ली थी। पब्लिश इन्होंने किया था, जो उनकी बुक आई थी, मेरे को बुक का नाम याद नहीं, लॉ ऑफ इनर्शिया समथिंग मैकेनिज्म, ऐसा कुछ बुक का नाम था। वो बुक पब्लिश की थी 1687 में, ठीक है। उस बुक में उन्होंने ये कहा था कि पूरी दुनिया में, अब अपन पढ़ाई स्टार्ट कर चुके सीरियस वाली, ठीक है, पूरी दुनिया में हर दो चीज जिनके अंदर मास है, जैसे कि अगर इस बॉडी के अंदर मास है m1 और इस बॉडी के अंदर मास है m2, वो दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। बहुत ध्यान से सुनना, हर दो चीज जिनके अंदर मास है वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। जैसे अगर इसका मास है m1, इसका मास है m2 और इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच में डिस्टेंस है r, तो ये जो फोर्स है, ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है, इसकी वैल्यू रहती है g m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। समझ में आ गया? इसमें दो तीन बातें ध्यान देने वाली बात है। पहली बात ये कि ग्रेविटेशन फोर्स न्यूटन सर के हिसाब से फंडामेंटल फोर्स है। तो फंडामेंटल का मतलब क्या हुआ? फंडामेंटल मतलब ये कि वो दुनिया में हर जगह लग रहा है, दुनिया में हर दो चीज के बीच में लग रहा है। समझ में आया? ये चीज अपन वैसे क्लास में डिस्कस की है, मतलब यही चीज ब्रह्मांड में लग रही है, बड़ी चीजों पे लग रही है। मतलब सन और अर्थ के बीच में भी यही फोर्स को, इसी रूल को फॉलो करते हुए लग रहा है। और मेरे में, मतलब इस, अगर आप देखें कि इस मार्कर में अगर मास है m1 और इस मार्कर में अगर मास है m2, तो ये दोनों भी, मतलब ये मार्कर इस मार्कर को, ब्लैक वाले मार्कर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है g m1 m2 बाई r स्क्वायर से, और ब्लैक वाला मार्कर ब्लू वाले मार्कर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है g m1 m2 बाई r स्क्वायर से। ऐसे ही ये मेरे दो हाथ आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब ये हाथ इस हाथ को अट्रैक्ट कर रहा है और ये हाथ इस हाथ को अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पे दो सवाल आते हैं कि पहली बात तो ये कि क्योंकि ये दुनिया में हर दो चीजों पे लग रहा है, जिन भी दो चीजों के बीच में मास है, ऑफ कोर्स ही बात है, कोई भी चीज अगर थोड़ा भी स्पेस लेगी तो मास तो होगा। तो यानी कि जिस भी चीज में मास है, वो जिस भी दूसरी चीज जिसमें मास है, उन दोनों के बीच में ये फोर्स लग रहा है। इसलिए मैंने इस फोर्स को नाम दे दिया फंडामेंटल फोर्स, क्योंकि ये हर जगह लग रहा है, हर चीज में लग रहा है। तो जैसे ही मैंने ये कहा तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया, अगर ऐसा है तो मेरा ये हाथ इस हाथ से चिपक क्यों नहीं जाता है? समझ में आया? और हम सब आपस में एक दूसरे से आके चिपक क्यों नहीं जाते हैं? तो उस चीज में ग्रेविटेशन, मतलब न्यूटन सर ने ऐसा कहा कि ये जो जी की वैल्यू है ना, ये जी की वैल्यू होती है नेगेटिव में 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ध्यान से समझना। तो जो मास अगर बहुत ही कम है, मान ले किलोग्राम में, टन में, क्विंटल्स में, 1000 किलोग्राम, 10,000 किलोग्राम अगर आप वजन रख लो, समझ में आ रहा है? यहां पे 10,000 रख लो, कितनी जीरो हुई? 1 2 3 4, यहां पे भी 10,000 रख लो, ठीक है। अभी भी 10⁻⁴, 10⁻⁴ कितना हुआ? 10⁻8। ये इधर कितना है? 10⁻⁻11। तो 10,000 किलो वजन और 10,000 किलो वजन की चीज के बीच में भी इस जी की वजह से इस फोर्स की वैल्यू इतनी कम हो जाती है कि उसका असर हमको नहीं दिखाई देता। समझ में आया? मतलब ये फोर्स, मतलब ये हाथ इस हाथ को अपनी ओर खींच तो रहा है, लेकिन इस फोर्स की वैल्यू इतनी कम है कि इस हाथ पे इसका असर नहीं आ रहा। अब इस चीज को समझने की कोशिश करना। कैसे समझोगे? जैसे कि ये दीवार है, ये बोर्ड है, अगर मैं इस बोर्ड को ऐसे पुश करूं, समझ में आ रहा है? अगर मैं इस बोर्ड को ऐसे दबाने की कोशिश करूं, तो क्या मैं अपने हाथ से इस बोर्ड पे फोर्स नहीं लगा रहा? लगा तो रहा हूं ना, लेकिन क्या ये बोर्ड हिल गया? नहीं हिला। ये दो बातें समझनी बहुत जरूरी है। इस बोर्ड पे फोर्स तो लग रहा है, लेकिन ये बोर्ड हिला नहीं।
मतलब इस हाथ की वजह से फोर्स तो लग रहा है मगर ये हाथ हिला नहीं। दूसरी बात, ये फोर्स हमेशा ग्रेविटेशन फोर्स है, मतलब सॉरी, ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब ये सिर्फ अट्रैक्ट करेगा, रिपेल कभी नहीं करेगा। और तीसरी चीज, ये फोर्स होता है फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स का मतलब क्या होता है, हमारे फोर्स लगभग दो तरीके होते हैं, एक होता है कांटेक्ट फोर्स और एक होता है फील्ड फोर्स। कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जिसको अपना असर दिखाने के लिए सामने वाली बॉडी से टच होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं इस बोर्ड पे तब तक फोर्स नहीं लगा पाऊंगा जब तक मैं इसको टच नहीं करूंगा। मैं यहां से खड़ा होकर आबरा का डाबरा करके इसको अपनी ओर नहीं खींच सकता या इसको नहीं दबा सकता। समझ में आ रहा है? फील्ड फोर्स क्या होता है कि ये बॉडी इस बॉडी को टच ही ना करे और फिर भी ये इस पे अपना फोर्स दिखा दे। यही हो रहा है भाई। जो सन है अपने प्लेनेटरी सिस्टम में सेंटर में रखा हुआ है, वो अर्थ को या जुपिटर को या मार्स को टच थोड़ी कर रहा है, लेकिन सन का मास इतना बड़ा है और जो दूसरा प्लेनेट है उसका मास भी काफी बड़ा है, तो ये जी की वैल्यू को कैंसिल आउट कर देते हैं और ये जो फोर्स है वो इतना इफेक्टिव हो जाता है कि इस फोर्स का असर आ जाता है। लेकिन इस फोर्स को अपना असर दिखाने के लिए सन को ऐसा सेंटर से उठ के ऐसा अर्थ के पास आना नहीं पड़ता है कि देख भाई मैं आ गया, अब चला फोर्स लगाते हैं, ऐसा नहीं होगा। समझ में आया आपको? तो मतलब तीन चीजें, पहला ये सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स है, मतलब रिपल्सन कभी नहीं होगा ग्रेविटेशन में। दूसरा ये फील्ड फोर्स है। फील्ड फोर्स का मतलब समझ में आया, मतलब इसको अपना असर दिखाने के लिए टच में आने का जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि टच करेगा तभी तेरे को फोर्स नजर आएगा, मैं ऐसा दिखाएगा तो भी तू डर जाएगा, ये वाला फोर्स है। ठीक है। तीसरा ये बात है कि ये फोर्स की वैल्यू वीक रहती है जब तक मास बहुत कम है। बहुत कम मतलब हजारों में 10,000 में जा रहा हूं तो भी मेरे लिए कम है, क्योंकि जी की वैल्यू 10⁻⁻11 में। ये सारी बातें समझ में आई? ठीक है। और क्योंकि ये हर दो बॉडी के बीच में लग रहा है तो मैंने इसको नाम दे दिया फंडामेंटल फोर्स। अब न्यूटन दादा खुश थे। न्यूटन दादा ने बोला भाई अपना काम खत्म। ठीक है। अब इस कहानी से क्या रिलेशनशिप है अपने चैप्टर से, अब अपन लिंक करेंगे। देखो, कंसेप्ट ऑफ चार्ज, इस कंसेप्ट ऑफ चार्ज को समझने के लिए अपन ऐसे देखते हैं। अब ध्यान से देखना, अगर आपने ये वीडियोस अच्छे से देख लिया तो अपने 11th के कंसेप्ट वापस रिवाइज होने लगेंगे। अब आप ये कह सकते हो कि 11th के कंसेप्ट का हमारे 12th में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसी गलतफहमी नहीं है। जब तक हम फोर्स को नहीं समझेंगे, फोर्स के इफेक्ट को नहीं समझेंगे, तब तक हमारे लिए 12th बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान से समझें कि हम इस चीज को बहुत अच्छे से कवर इसलिए कर रहे हैं कि ये जो बेस है ना, मैं भी बेस बना रहा हूं। तो आज के वीडियोस में बस अपन ये चीजें कवर कर देंगे, फिर आप टच में भी महसूस करेंगे और आपको सडन जम भी महसूस नहीं होगा। ठीक है। नॉर्मल एक्सपेरिमेंट है, कहानी की तरह सुनना है, याद नहीं करना है, रटना नहीं है, कभी राजस्थान बोर्ड में पूछेंगे नहीं, लेकिन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें निकलकर बाहर आएंगी। ठीक है। पहली चीज कि मान लो मेरे पास दो प्लास्टिक की रोड है, ये प्लास्टिक की रोड रही, ये प्लास्टिक की रोड रही। ठीक है। अगर मैं एक प्लास्टिक की रोड को दूसरी प्लास्टिक की रोड जिसको मैंने धागे से बांध रखा है उसके पास लेके आता हूं, तो मेरा सवाल आपसे यह है कि इस वक्त इन दोनों प्लास्टिक रोड के बीच में कितने फोर्स लग रहे हैं? तो आप मुझे कहोगे कि एक फोर्स तो यह है ही, मतलब अगर दो चीजों के बीच में मास है और उनके सेंटर के बीच में एक डिस्टेंस है तो ये फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। तो यानी कि ये प्लास्टिक की रोड इस प्लास्टिक की रोड को अपनी ओर तो खींच ही रही है Gm1m2/r² से, लेकिन इस फोर्स का इस प्लास्टिक की रोड पे असर क्यों नहीं हो रहा? मतलब ये प्लास्टिक की रोड इधर या उधर स्विंग क्यों नहीं कर रही? क्योंकि हमने अभी देखा G की वैल्यू बहुत कम होती है, तो m1 और m2 तो ग्राम में ही होंगे, तो कोई असर आने वाला है नहीं, इसलिए ये हिला नहीं। तो यहां तक सब ठीक था। अब किसी बेवकूफ सरफिरे आदमी ने क्या किया, बोला एक काम करो यार, ये जो प्लास्टिक की रोड है ना, इसको फर के कपड़े से रब कर दो। फर मतलब वो जो होता है ना ऐसा बिल्ली
अब बिल्ली का ऐसा स्किन उतार लो, फिर उसको ऐसे रब कर लो, ठीक है, वो फर होता है। अगर फर पे मैं ये प्लास्टिक की रोड को रब करूं, ठीक है, यहां पे क्या है, प्लेन प्लास्टिक रोड डोंट इंटरेक्ट, ये आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रही। डोंट क्यों लिखा है, डज नॉट आना चाहिए, डज नॉट इंटरेक्ट, ठीक है, सॉरी ये डज नॉट है, ये आपस में इंटरेक्ट नहीं करती, क्रॉस मार देते हैं, खत्म करो, ठीक है। अभी इसी प्लास्टिक रोड को अगर मैं फर से रब करता हूं, अब मैं इसी प्लास्टिक रोड को इस प्लास्टिक रोड के जैसे ही पास में लेके आता हूं, ये देखो, ये मैं पास लेके आया तो मैंने क्या देखा, अब जादू हो गया, ये प्लास्टिक की रोड इस प्लास्टिक की रोड से दूर भागना चालू हो गई, और जैसे ही दूर भागना चालू हो गई फिजिक्स सारी खत्म। समझ में आ रहा है, जैसे ये प्लास्टिक की रोड इस प्लास्टिक की रोड से दूर भागना चालू हुई, सारी फिजिक्स खत्म। क्यों? क्योंकि यहां पर तो सिर्फ एक फोर्स लगना चाहिए, फंडामेंटल फोर्स, वो है ग्रेविटेशन, और वो है Gm1m2/r²। और यहां पे दो बातें, पहली बात तो ये फोर्स इतना वीक है कि ये इस पे असर ही नहीं दिखाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स, और दूसरी बात, अगर किसी तरह से ये फंडामेंटल फोर्स असर दिखा भी रहा है तो अट्रैक्शन होना चाहिए, मतलब ये प्लास्टिक की रोड इसके पास आनी चाहिए, लेकिन ये प्लास्टिक की रोड तो इससे दूर जा रही है। तो अब लोगों को लगा कि यार ये तो कुछ नई चीज आ गई। मेरी बात ध्यान से समझना, यानी कि यहां पर एक नया सृष्टि का, ब्रह्मांड का एक नया चीज, कोई नया जादू काम करने लग गया है। तो मैंने इसको नाम दे दिया एफ मैजिक, एफ मैजिक। अब यहां पे दो बातें समझ में आई मेरे को। पहली बात ये देखो, इस एफ मैजिक में कितनी बातें समझ में आई कि पहली बात, इन दो रोड में अभी ध्यान से देखोगे तो ग्रेविटेशन फोर्स तो अभी भी लग रहा है ना, मतलब ये इसको अपनी ओर खींच तो रही है, इस वाले फोर्स से ये थोड़ी हट जाएगा, लेकिन अब एक नया मैजिक फोर्स लगने लग गया। और ये मैजिक फोर्स, कमाल की बात तो ये है, ग्रेविटेशन फोर्स से बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। क्योंकि सोचो, ये इसको अपनी ओर खींच रही है इस रूल से, लेकिन कोई नया फोर्स काम कर रहा है जो इसको दूर लेके जाना चाह रहा है। मतलब अगर ये प्लास्टिक की रोड यहां पर है, ध्यान से देखना, तो ग्रेविटेशन फोर्स तो इसको इधर लेके जाना चाह रहा है, लेकिन एक नया मैजिक फोर्स है जिसकी वजह से ये इधर जा रहा है। यानी कि दो बातें साबित हो गई, एक चीज मेरे को इधर लेके जाना चाह रही थी और एक चीज ने मुझे इधर ले गई। तो यानी कि इधर जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा पावरफुल है। समझ में आ गया? तो यानी कि दो बातें, पहली बात ग्रेविटेशन फोर्स, इधर देखो ग्रेविटेशन फोर्स के फैक्ट लिखे हुए हैं, ये सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स था, लेकिन ये जो फोर्स है, नया फोर्स है, मैजिक फोर्स है, ये रिपल्सिव फोर्स है। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, पहली चीज समझ में आ गई, ये रिपल्सिव फोर्स है। दूसरी बात ये कि इस मैजिक फोर्स की वैल्यू, इस मैजिक फोर्स की वैल्यू ग्रेविटेशन फोर्स से बहुत ज्यादा है इस केस में। इस केस में इस मैजिक फोर्स की वैल्यू ग्रेविटेशन फोर्स से बहुत ज्यादा है। तो अब मेरे दिमाग में एक बात आई, अगर ये फोर्स, ध्यान से देखना, अगर ये फोर्स यहां पर लग रहा है तो यहां पर क्यों नहीं लग रहा? यानी कि प्रॉब्लम यहां पे आई है। जब मैंने प्लास्टिक को फर से रब किया है तभी कुछ नया हुआ है, तभी प्लास्टिक की प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस आए हैं, और उन चेंजेस की वजह से इस प्लास्टिक ने इस प्लास्टिक को रिपेल किया है, एक नया फोर्स जनरेट हुआ है। तो यानी कि ये जो फोर्स है, ये जो मैजिक फोर्स है, ये हर जगह नहीं लगता, हर बात पे नहीं लगता, हर दो चीजों के बीच में नहीं लग रहा, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से ये लगा है। ठीक है, अब सेम एक्सपेरिमेंट अगर आप ग्लास रोड के साथ करो। अब आप देखो यहां पे ग्लास रोड है, ब्लू वाली ग्लास रोड से, ठीक है, एक ग्लास रोड हैंग कर रखी है, दूसरी ग्लास रोड मैं इसको लेके आता हूं इसके पास में, ठीक है, और जैसे ही मैं इसके पास में लेके आता हूं, मैं देखता हूं कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, लेकिन अट्रैक्शन नहीं हुआ, मतलब ये रोड यहीं की यहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने इस ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब किया। अब जैसे ही मैंने रब करने के बाद इस रोड को वापस इस रोड के पास लेके आया, तो अब मैंने क्या देखा, वही जो यहां पे हुआ, फिर से वो मैजिक फोर्स जनरेट हो गया।
मतलब यहां पे नहीं था, यहां पे आ गया, फिर से वही बात हुई। अब ये मैजिक फोर्स इसको ऐसे दूर भगा रहा है, तो फिर से वही बात आई कि ये रिपल्सिव फोर्स है। फिर से वो बात आई कि ये मैजिक फोर्स इस ग्रेविटेशन फोर्स से बहुत बड़ा है। समझ में आ रहा है? और तीसरी बात, अच्छा क्या ये फील्ड फोर्स है तो क्या ये भी फील्ड फोर्स है ना? क्यों? क्योंकि जैसे ग्रेविटेशन के लिए भी दो बॉडी को आपस में टच होना जरूरी नहीं है, वैसे ही इस मैजिक फोर्स को भी अपना असर दिखाने के लिए आपस में टच होना जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यानी कि अगर ग्रेविटेशन फील्ड फोर्स है तो ये मैजिक फोर्स भी फील्ड फोर्स है। अच्छा, ग्रेविटेशन वीक है अगर मास लेस है, लेकिन ऐसा हमको महसूस हो रहा है कि मैजिक फोर्स का मास से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैजिक फोर्स का मास से कोई लेना देना होता तो वो यहां भी काम कर रहा होता, या तो वो फोर्स ही यहां पे नहीं लग रहा, मतलब मास तो है, ध्यान से देखोगे तो इस प्लास्टिक रोड में मास तो है, समझ में आ रहा है, लेकिन ये मैजिक फोर्स यहां पे नहीं लग रहा, ये मैजिक फोर्स तो यहीं पर लग रहा है। समझ में आ रहा है? तो यानी कि ये मैजिक फोर्स यहां पे नहीं लग रहा, इसका मतलब क्या है, मास से इसका शायद कोई लेना देना नहीं हो। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स मास पे डिपेंड करता है, वैसे ही ये मैजिक फोर्स, कहां लिखूं, हट जा रे, वैसे ही ये मैजिक फोर्स किसी और चीज पे डिपेंड कर रहा होगा, मुझे नहीं पता। समझ में आ रहा है? ये किसी और चीज पे डिपेंड कर रहा है, पर इतना पता है मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया? ठीक है, अब आते हैं इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब लोग पागल होना चालू हो गए ना, तो अपन ने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि ये काम करो यार, ये प्लास्टिक रोड ली, ये वाली ग्लास रोड ली, ठीक है, और यहां पे लेके आए इन दोनों को आपस में पास पास। फिर से वही हुआ जो अब तक हो रहा था, प्लास्टिक प्लास्टिक में कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, ग्लास ग्लास में कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, प्लास्टिक और ग्लास में भी कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। बोला ठीक है, अब एक काम करो, बोले काम करो, ये वाली जो प्लास्टिक रोड है और ये वाली जो ग्लास रोड है, रब की हुई, फर रब्ड प्लास्टिक रोड, सिल्क रब्ड ग्लास रोड, मतलब ये वाली ग्लास रोड जो मैंने सिल्क पे रब की हुई थी और ये वाली प्लास्टिक रोड जो मैंने फर पे रब की हुई थी। टेक्निकलिटीज में मत जाओ, बस कहानी को मुझे लो, ठीक है। अगर इन दोनों रोड को, इस वाली रोड को और इस वाली रोड को मैं पास में लेके आता हूं, तो अब एक नया चमत्कार हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि ये रोड इस रोड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। ओहो, ये जो मैजिक फोर्स है ये सिर्फ रिपल्सन नहीं है, इस मैजिक फोर्स में तो अट्रैक्शन भी है, जादू। मतलब रिपल्सन है, अट्रैक्शन है, दोनों चीजें। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं इस फर को, मतलब इसी एक्सपेरिमेंट में इसको चौथा स्टेप मान सकते हो, इस फर को इस प्लास्टिक रोड के पास लेके आऊं, इस फर को इस प्लास्टिक रोड के पास, ध्यान से देखना, इसके पास नहीं, इसके पास, मतलब ये जो प्लास्टिक रोड और फर को आपस में रब कर रखा है। अब मैं अगर इस प्लास्टिक रोड को हैंग कर दूं, यहां पे लटका दूं, और इस फर को इसके पास लेके आऊं, तो फिर से ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर मैं इस सिल्क को इस कांच की रोड से ग्लास की रोड के पास लेके आता हूं, वो रब की हुई ग्लास की रोड के पास लेके आता हूं, तो ये फिर से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आया? तो अब चीजें हो गई कॉम्प्लिकेटेड। इस लॉजिक को समझने के लिए एक नए साइंटिस्ट का ऐसा स्टार्ट होता है एक्सपेरिमेंट। उन साइंटिस्ट का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन सर। अभी बेंजामिन फ्रैंकलिन सर का नाम अगर लें तो इन्होंने 1746 से 1750 के बीच में काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए ऐसे, और इन एक्सपेरिमेंट के बेस पे इन्होंने अपनी नई फाइंडिंग्स निकाली। ठीक है, उन्होंने ये कहा
कि ऐसा है कि एक नई चीज है और उस चीज का नाम है चार्ज, और दुनिया में दो तरह के चार्ज हैं। अब ये मत पूछना दो क्यों है और तीन क्यों नहीं, आज तक कोई नहीं जान पाया, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने बोला देखो बात ऐसी कि चार्ज हैं दो, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, ठीक है। अब उन्होंने अपनी मर्जी से ऐसा कहा कि जब मैं इसको रब कर रहा हूं ना तो ये प्लास्टिक की रोड नेगेटिव चार्ज हो गई, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और ये भी रब की हुई है तो ये भी नेगेटिव चार्ज है, और जैसे ही मैं इन दोनों को पास में लेके आया तो नेगेटिव ने नेगेटिव को रिपेल किया और ये दूर भाग गई। लोगों ने बोला ठीक है। फिर उन्होंने बोला दूसरा चार्ज जो होता है वो है पॉजिटिव चार्ज, अपनी मर्जी से नाम दिया था उन्होंने बोला जब ग्लास को सिल्क के साथ रब करते हो तो ग्लास में आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है और ये रब की हुई है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे ही ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव के पास आया, इसने इसको रिपेल कर दिया, तो यहां भी उनका लॉजिक काम कर गया। फिर उन्होंने कहा देखो अगर चार्ज एक दूसरे के अपोजिट है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। मतलब ग्लास रोड अगर आप देखें यहां पर, अब देखो अब लॉजिक काम करना चालू कर दिया। अब आप ये कह सकते हो कि भाई यहां पे वो काम क्यों नहीं कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा इसलिए कि उन्होंने इसको नाम दिया था इलेक्ट्रिक फायर, उन्होंने चार्ज का नाम नहीं दिया था, इलेक्ट्रिक फायर, ठीक है। उन्होंने कहा कि देखो ये रब की वजह से ये फायर जनरेट हुई है, इस रबिंग प्रोसेस की वजह से ये चीज जनरेट हुई है, इसीलिए ये चीज पहले नहीं थी, सिर्फ रब करने के बाद ही जनरेट हुई। तो मतलब नॉर्मल प्लास्टिक और नॉर्मल ग्लास रोड में वो फायर है ही नहीं, वो चार्ज है ही नहीं, वो चार्ज नहीं है ना, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को ना तो अट्रैक्ट कर रहे हैं ना रिपेल कर रहे हैं। अब जैसे ही मैं इस रब की हुई ग्लास रोड को जो कि है पॉजिटिव और इस रब की हुई प्लास्टिक रोड को जो कि है नेगेटिव आपस में पास लेके आता हूं, तो अब उन्होंने कहा पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। और फिर ये लॉजिक बोले अच्छा तो यहां पे क्या हो रहा है, तो बोले देखो क्या हुआ कि जब मैंने फर को प्लास्टिक के साथ रब किया तो प्लास्टिक तो हो गई नेगेटिव चार्ज, अगर प्लास्टिक हो गई नेगेटिव चार्ज तो फर हो गया पॉजिटिव चार्ज, समझ में आया। और जब मैंने सिल्क को रब किया ग्लास के साथ तो ग्लास हो गया पॉजिटिव, तो ये हो गया नेगेटिव। तो मतलब ये जो फर है रब करने के बाद ये हो रखा है पॉजिटिव, ये हो रखा है पॉजिटिव, और ये जो प्लास्टिक है समझ में आ रहा है, रब करने के बाद ये कौन सी हो गई थी नेगेटिव। बोले देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पास में लाए अट्रैक्शन आ गया। बोले हाँ यार ये लॉजिक भी सही है। बोले यहां पे भी काम करेगा। बोले देखो ये सिल्क रब करने के बाद नेगेटिव हो गया, हाँ, और बोले ये ग्लास रोड रब करने के बाद पॉजिटिव हो गई। बोले हाँ, इसलिए जैसे ही मैं इसको पास लाया ग्लास रोड ने अट्रैक्शन ले लिया, समझ में आया। अब यहां पे सारे चीजें हमारी मिलने लग गई, ये लॉजिक काम कर गया। तो अब अपनी क्लास आज की क्लास में अभी एक बार यहां पे पॉज लेते हैं और इस चीज को एक बार बस क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स है, दुनिया में हर दो चीज जिसके अंदर मास है उसमें लगेगा। ये फील्ड फोर्स है, इसको कांटेक्ट मानने की जरूरत नहीं है, ये दूर से ही अपना असर दिखा देता है। और तीसरा ये वीक है अगर मास की वैल्यू कम है, क्योंकि जी नेगेटिव में होता है, समझ में आया। मैजिक फोर्स अब हमको समझ में आ गया, ये मास की प्रॉपर्टी नहीं होकर चार्ज की प्रॉपर्टी है। चार्ज कैसे जनरेट होता है, हमारे इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये बात तो देख लिया, रबिंग करने से चार्ज हो रहा है, किसी और वजह से आए नहीं आए अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो मास पे ना होके ये चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। ये भी फील्ड फोर्स है, ये भी फील्ड फोर्स है।
ये सिर्फ अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन के साथ रिपल्शन भी है। और चौथी चीज, ये भी फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है। पांचवी चीज, इसकी वैल्यू इसके कंपैरिजन में कम है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हो सकती है, बहुत ज्यादा हो सकती है, हमने यहां पर देखा, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा, सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा जब उन दो चीजों के अंदर चार्ज मौजूद हो। जैसे यहां पे नहीं लगेगा, यहां पे नहीं लगेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं, मतलब अब हमको ये समझ में आ रहा है कि सन और अर्थ के बीच में, अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशन तो लग रहा है पर इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि सन में चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है। गलत 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 गलत, नेट चार्ज नहीं है। ये क्या चीज है, अपन देखेंगे। और अर्थ में भी नेट चार्ज नहीं है, दोनों में नेट चार्ज नहीं है। नेट चार्ज वर्ड का यूज कर रहा हूं, दोनों में नेट चार्ज नहीं है, इसलिए दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रहा है। समझ में आ गया? तो अब अपन जब आगे बढ़ेंगे तो इसको अपन आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।